हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे। ये टॉपिक में विद्युत सेल है। विद्युत सेल से जो भी रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे वो सारे टॉपिक इस वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि सेल से रिलेटेड जो जो चीज सेल में आते हैं वो सब चीज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत सेल किसे कहते हैं। विद्युत सेल किसे कहते हैं तो कहेंगे विद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर परिपथ में आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, उसी को हम विद्युत सेल कहते हैं। फिर से समझिए, विद्युत सेल किसे कहते हैं तो कहेंगे विद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर परिपथ में आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, विद्युत सेल कहलाती है। विद्युत सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में बदलती है। तो आप जानिए कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो प्राथमिक सेल और दूसरा जो होता है द्वितीयक सेल। सवाल ये है कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं तो ध्यान से समझिएगा, वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। इसको पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी कि एक बार इस सेल को अगर हम चार्ज कर दें तो फिर दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप घड़ी में अक्सर जो सेल यूज करते हैं वो प्राथमिक सेल है। जो रिमोट कंट्रोल में जो सेल यूज करते हैं वो प्राथमिक सेल है। ऐसे बहुत सारे सेल का एग्जाम्पल है जिसमें हम कह सकते हैं लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल इत्यादि। ये जो लेक्लांसे सेल है, डेनियल सेल है, शुष्क सेल है, ये जो है वो प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। तो फिर से एक बार समझिए कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसी को हम प्राथमिक सेल कह देते हैं। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, यानी कि एक बार अगर हम चार्ज कर देते हैं तो दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि उसका चार्ज खत्म हो जाता है तो वो बेकार हो जाता है। जैसे हम लोग घड़ी में जो यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल में जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, ये जो है प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं जो डेनियल सेल है, लेक्लांसे सेल है और जो शुष्क सेल है, ये सब प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। अब आते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं तो जिस तरह से प्राथमिक सेल का हमने एग्जाम्पल दिया है, परिभाषा दिया है, ठीक उसी तरह से द्वितीयक सेल का भी हम लोग परिभाषा दे सकते हैं। तो द्वितीयक सेल कहेंगे वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है तथा फिर आवश्यकता पड़ने पर इसी संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसी को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। यानी कि द्वितीयक सेल को बार बार आवेशित किया जा सकता है। जैसे घर में जो इन्वर्टर लगे होते हैं, जो बैटरी होते हैं, उस इन्वर्टर वाले बैटरी को हम बार बार चार्ज करते हैं, यानी कि पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि बैटरी को चार्ज करते हैं, और जब बैटरी चार्ज हो जाता है तो उस बैटरी को जब हमें आवश्यकता पड़ती है
तब हम उस रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल का उदाहरण हम कह सकते हैं सीसा संचायक सेल या सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। ये जो द्वितीयक सेल में हमने बताया कि वैसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में संचित करता है और पुनः आवश्यकता पड़ने पर उस रासायनिक संचित ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सेल को हम द्वितीयक सेल कह देते हैं। द्वितीयक सेल में हम कह सकते हैं सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल इत्यादि। अब बात करते हैं नए टॉपिक का जिसका नाम है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध होता है और दूसरा आंतरिक प्रतिरोध होता है। बाह्य प्रतिरोध का मतलब जैसे ये तार है, तार के ऊपर जो प्रतिरोध लगता है उसे हम बाह्य प्रतिरोध कह देते हैं। और कोई सेल है, सेल के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कह देते हैं। तो परिभाषा हम क्या कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध का? तो कहेंगे जिस प्रकार तार विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जिस तरह तार विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सेल के घोल भी, ठीक उसी प्रकार सेल के घोल भी इससे प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है जिसे हम विद्युत आंतरिक प्रतिरोध कह देते हैं। यदि सेल के घोल में जो बाधा उत्पन्न होता है विद्युत धारा के मार्ग में उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इसका SI मात्रक ओम होता है। तो दो प्रकार के प्रतिरोध हो गया, एक बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से निरूपित करते हैं, इसका मात्रक भी ओम होता है। और जब सेल के घोल में जो बाधा विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होता है तो उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह देते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है, यानी कि दोनों का मात्रक ओम होता है। फर्क ये होता है कि जब आंतरिक प्रतिरोध की बात करेंगे तो स्मॉल r से डिनोट करेंगे, जब बाह्य प्रतिरोध की बात करेंगे तो कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध होते हैं यह किन कारकों पर निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करेगा? तो कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, यानी कि हम कह सकते हैं जो सेल के इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच की दूरी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अनुक्रमानुपाती होते हैं। सेल के बीच की दूरी जितना अधिक हम बढ़ाते हैं सेल के बीच का प्रतिरोध उतना ही, आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ये मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड, दोनों किनारे दो इलेक्ट्रोड है, इस दोनों के बीच के दूरी जितना अधिक हम बढ़ाएंगे उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। दूसरा जो केस है विद्युत अपघट्ट के घोल में इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर, जैसे ये इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये है, फिर मान लेते हैं इसी को दूसरा बार अगर डुबोते हैं, दो इलेक्ट्रोड अगर डुबो हैं तो ये डुबाने पर घोल में जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसके ठीक ये व्युत कर्मानुपाती होता है, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध होते हैं ये आंतरिक प्रतिरोध घोल में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत कर्मानुपाती होता है। जितना क्षेत्रफल अधिक डूबा हुआ रहेगा घोल में उतना ही कम आंतरिक प्रतिरोध होगा।
ध्यान से समझिएगा, घोल के अंदर इलेक्ट्रोड जितना उसका अधिक क्षेत्रफल डूबा हुआ रहेगा उतना ही उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। और तीसरा और लास्ट जो है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति तथा सांद्रता पर, यानी कि जो घोल है वो घोल में जो इलेक्ट्रोड को डुबोए हैं वो किस प्रकार का घोल है, उसका प्रकृति क्या है, सांद्रता क्या है, उस बात पर निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध। तो इस प्रकार की ये टॉपिक था विद्युत सेल, इसके प्रकार, सेल के आंतरिक प्रतिरोध और इनके कारक, और इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड और सारे टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं नए टॉपिक का नाम है सेल का विद्युत वाहक बल। इसके पहले आप लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, सेल क्या है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्टकट में ईएमएफ ऑफ सेल भी कहते हैं। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये नाम में भले बल लगा हो लेकिन यह बल नहीं है, ये एक तरह का सेल का एक कह सकते हैं बल, मीन्स विद्युत वाहक बल इसको बोलते हैं, ये बल नहीं है। तो बात करते हैं विद्युत वाहक बल क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो कहेंगे एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, कहेंगे एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से निरूपित करते हैं, अर्थात कैपिटल ई बराबर W बाई क्यू, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कार्य बटा में आवेश। ये जो सेल का विद्युत वाहक बल है इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम कह सकते हैं, जूल प्रति कूलाम कहेंगे, या सेल के विद्युत वाहक बल का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल हम कैपिटल ई बराबर W बाई क्यू कहेंगे और इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, या आप वोल्ट भी कह सकते हैं। तो फिर से समझिए कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को या सेल द्वारा किए गए कार्य को हम सेल का विद्युत वाहक बल कह देते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से निरूपित करते हैं, अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई बराबर W बाई क्यू। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, इसको वोल्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल को वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, सेल का टर्मिनल विभवांतर में थोड़ा सा डिफरेंट है। कहेंगे एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तथा बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है कि एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में तथा बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य को ही हम सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल के टर्मिनल विभवांतर को हम V द्वारा निरूपित करते हैं, अर्थात सेल का टर्मिनल विभवांतर V बराबर हम W बाह्य बाई Q लिखते हैं और इसका एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है और इसका
हम जूल प्रति कूलम भी कह सकते हैं। दोनों में अंतर यह है कि उसमें क्या है कि एकांक आवेश को हम सेल सहित प्रवाहित कराने में किया गया कार्य को ही हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते थे। लेकिन सेल का टर्मिनल विभवांतर में हम करते क्या है कि जब सेल द्वारा एकांक आवेश को सेल द्वारा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में प्रवाहित आवेश की मात्रा या किया गया कार्य को ही हम सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल के टर्मिनल विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, जबकि विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। और दोनों का मात्रक सेम होता है, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है और सेल का टर्मिनल विभवांतर का मात्रक भी हमारा वोल्ट होता है। तो दोनों पे एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे न्यूमेरिकल, ध्यान से आप समझिएगा। दो न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से आप देखिएगा बोर्ड पर, ये आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक बहाने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, I बराबर 2 एम्पियर और T बराबर दिया है 5 मिनट दिया है, तो इसको 5 गुणे 60 करते हैं, ये 300 सेकेंड होता है। क्योंकि समय को हमेशा हम सेकेंड में निरूपित करते हैं। तो I आपका 2 एम्पियर, टाइम दिया है 5 मिनट, तो 5 गुणे 60 और ये 300। ये आप अगर कंफ्यूजन होंगे तो मिनट कर लीजिएगा, तक कर लेते हैं। और दिया है सेल द्वारा 1200, यानी कि W बराबर 1200 जूल दिया है। तो पूछ रहा है क्या सेल का विद्युत वाहक बल, तो घबराना नहीं है, सेल का विद्युत वाहक बल को हम E से डिनोट करते हैं। और चूंकि आप अभी पढ़े हैं कैपिटल E बराबर, सिंस कैपिटल E बराबर W बाई Q करते हैं, और आप जानते हैं W बाई Q के जगह पर IT लिखते हैं, क्योंकि Q इज इक्वल टू हम लोग विद्युत धारा में पढ़े हैं I इंटू T, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। और W के जगह पर आप 1200 लिख लीजिए, और बटा में I के जगह पर 2 और T के जगह पर 300 कर लेते हैं। ये कट जाएगा, 3 चौका 12 और 2 दूना 4, यानी कि 2 वोल्ट। इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो फिर से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक बहाने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है उसको नोट करते हैं। 2 एम्पियर की धारा I बराबर 2 एम्पियर लिखते हैं। टाइम दिया है 5 मिनट, तो 5 गुणे 60 करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकेंड हो गया। पूछ रहा है और दिया है कार्य, यानी कि जूल दिया है 1200, कार्य बराबर लिख लेते हैं 1200 जूल। कह रहा है विद्युत वाहक बल, तो हम जानते हैं विद्युत वाहक बल को कैपिटल E से डिनोट करते हैं, कैपिटल E बराबर वाट कर लेते हैं। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कैपिटल E बराबर W बाई Q, तो W बाई Q के जगह पर IT का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये हम लोग विद्युत धारा के जो पहला वीडियो है उसमें हम लोग पढ़े हैं। तो करते क्या है, W की जगह पे 1200 और I के जगह पर 2 और T के जगह पर 300, इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो 2 वोल्ट होता है। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन भी बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, किसी परिपथ में 1.25 एम्पियर, I बराबर दिया है 1.25 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक, इसको मिनट पढ़िएगा, 1 मिनट तक, यानी कि T इज इक्वल टू 1 मिनट, मिनट को हम सेकेंड में करते हैं तो 60 सेकेंड कर लेते हैं, प्रवाहित करने में परिपथ के किसी भाग में W बराबर 900 जूल दिया है, तो ऊर्जा व्यय होती उस भाग के सिरों का विभवांतर ज्ञात की, यानी कि 2 सिरा की बात कर रहा है, यानी कि टर्मिनल विभवांतर की बात कर रहा है। V इज इक्वल टू वाट, सिंस हम जानते हैं V इज इक्वल टू W बाई Q,
और W और Q के जगह पर सिंस Q इज इक्वल टू IT पढ़े हैं तो IT लिख लेते हैं यहाँ पर, और W की जगह पर हम लिख लेते हैं 900 और बटा में I की जगह पर 1.25 और T के जगह पर हम 60 कर लेते हैं। ये पॉइंट काटते हैं, ये ऊपर 100 हो जाएगा और ये आप काट लेते हैं और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3 और 25 5 जा और 3 5 जा, ये 24 हो जाएगा, ये 3 4 जा 12, ये वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको हम न्यूमेरिकल को बना लिए। तो बहुत आसान रहा ये न्यूमेरिकल बनाने में। सबसे पहले करते क्या है कि किसी परिपथ में 1.25 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित करने में परिपथ के किसी भाग में 900 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो जो वैल्यू दिया रहता है उसको नोट करते हैं। ये एम्पियर है, मतलब ये विद्युत धारा I बराबर दिया है 1.25 और धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो T दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं, 60 सेकंड कर लेते हैं। और किसी भाग में 900 जूल ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि आपका W जो दिया है वो 900 जूल है। पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल V बराबर क्या होगा। तो चूंकि आप V बराबर W/Q पढ़े हैं तो W/Q के जगह पर IT का फॉर्मूला यूज करते हैं और W के जगह पर 900 और बटा में I के जगह पर 1.25 और गुणे T के जगह पर 60 करते हैं। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 12 वोल्ट आएगा। तो इस तरह से हम लोग ये टॉपिक पढ़े हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। सेल का बहुत सारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ये पूरा वीडियो जरूर देखिए, इसमें सेल से सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक सेल में आएंगे वो सारे इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो फिर लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इसके पहले हम लोग टर्मिनल विभवांतर क्या है या विद्युत वाहक बल क्या है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। जैसे हमने आपको बताया कि प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध और एक आंतरिक प्रतिरोध। तो हम आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो ध्यान से आप समझिएगा, ये कोई फिगर है। इस फिगर में आपका कुंजी K लगा हुआ है, R बाह्य प्रतिरोध है, A मीटर लगा हुआ है जो विद्युत धारा को मापता है। और इसमें जब कुंजी K को अगर दाबते हैं, बंद करते हैं, तो इस परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से धारा प्रवाहित होने लगती है। हम इसको जानने के लिए अमीटर A से माप लेते हैं कि कितना धारा प्रवाहित हो रही है। और जैसे इस सेल में जब धारा प्रवाहित होती है तो इस सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उससे को अवरोध उत्पन्न करता है और ये हमारा विद्युत सेल E है। तो हमें क्या करना है कि जो टर्मिनल विभवांतर है और आंतरिक प्रतिरोध है, इनके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, जब आवेश को प्रवाह कराते हैं, तो दो प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध और एक आंतरिक प्रतिरोध हो रहा है। तो दो इसमें कार्य होंगे, एक आंतरिक कार्य होंगे और एक बाह्य कार्य होंगे। यानी कि जो कार्य होता है, जो आवेश देते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं एकांक आवेश पर किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं और एकांक आवेश पर बाह्य कार्य को हम टर्मिनल विभवांतर कह देते हैं। यानी कि एक टर्मिनल से जब दूसरे टर्मिनल में जब आवेश का प्रवाह होता है तो आवेश के प्रवाह में किए गए कार्य को हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दो कार्य हो रहा है, एक हमारा बाह्य कार्य और एक आंतरिक कार्य। तो टोटल कार्य जो होता है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम ऊर्जा को अगर हम W से डिनोट करते हैं, W इज इक्वल टू W बाह्य और प्लस W आंतरिक। ये आप ध्यान से समझिएगा, ये टोटल कार्य है, कुल कार्य लिख सकते हैं, कुल कार्य। और जैसे आप जानते हैं कुल कार्य जो होता है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये जो कुल कार्य होगा वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ
स्मॉल क्यू से भाग देने पर अगर भाग देते हैं तो हमारा इस तरह से हो जाएगा W बाई क्यू इज इक्वल टू W बाय स्मॉल क्यू और प्लस W आंतरिक और बाय स्मॉल क्यू। जैसे आप जानते हैं कि विद्युत वाहक बल से विद्युत वाहक बल के अनुसार इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। हम जानते हैं कैपिटल E इज इक्वल टू W बाई स्मॉल क्यू, तथा ये भी हम जानते हैं टर्मिनल विभवांतर के अनुसार हम लोग पढ़े हैं V इज इक्वल टू W बाह है बाई स्मॉल क्यू। इसलिए समीकरण जो होगा, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं इसके जगह पर कैपिटल E इज इक्वल टू V और प्लस, और ये जो है W आंतरिक बटा में स्मॉल क्यू। ये W आंतरिक बटा में स्मॉल क्यू जो है ये आंतरिक विभव पतन है। चूंकि आंतरिक विभव पतन V इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, इसलिए हम E इज इक्वल टू V प्लस I स्मॉल r। ये I स्मॉल r जो है आंतरिक विभव पतन है, और अगर हमें V निकालते हैं V इज इक्वल टू E माइनस I r, तो इस तरह से हम V इज इक्वल टू E माइनस आई आर जो है संबंध स्थापित कर दिए। V हमारा टर्मिनल विभवांतर है, E हमारा विद्युत वाहक बल है, I हमारा विद्युत धारा है और R जो है हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनल विभवांतर, जब किसी भी परिपथ में अगर कुंजी बंद हो, जब धारा प्रवाहित हो, तो उसके अनुसार टर्मिनल विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के मान से कम होता है। याद रखिएगा, जब किसी विद्युत परिपथ में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसका जो टर्मिनल विभवांतर होता है उसके विद्युत वाहक बल से कम होता है। अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है। टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है, तो कहेंगे टर्मिनल विभवांतर किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसका एक अभिलाक्षणिक गुण है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसका अभिलाक्षणिक गुण है, जिसका मान जो होता है प्रत्येक सेल के लिए नियत होता है, जबकि जो विभवांतर V का मान होता है वो अलग अलग सेल द्वारा दी गई उसका सेल पर निर्भर करता है। जो अलग अलग सेल द्वारा दी गई जो विभव होता है उस पर निर्भर करता है। तो दोनों में क्या अंतर है, कहेंगे सेल का विद्युत वाहक बल सेल का एक अभिलाक्षणिक गुण है, जबकि जो कि नियत रहता है, जो कि जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा पर आधारित होता है। यानी कि जैसा सेल होता है उसका टर्मिनल विभवांतर उसके अनुसार होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये हमारा हो गया इसका संबंध। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही आसान है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए
करने के लिए सूत्र, ध्यान से समझिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। अगर हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो दो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन में ई भी तथा स्मॉल ई भी तथा आई के रूप में, ई भी तथा आई के रूप में आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करेंगे। तो ई भी आई के रूप में कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, चूंकि हम लोग अभी पढ़े हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर। यदि हम इसको I स्मॉल r इज इक्वल टू ई और ये V जो है इधर आएगा तो माइनस V, सो स्मॉल r इज इक्वल टू ई माइनस V बाई कैपिटल I। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। लिख सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इज इक्वल टू ये आपका E माइनस V बाई कैपिटल I। और इसी को यदि हम सेकेंड रूप में अगर करते हैं E V तथा कैपिटल R के रूप में E V तथा कैपिटल R के रूप में की बात करते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं ये V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R, I V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r कर लेते हैं। और चूंकि V इज इक्वल टू V के जगह पर अगर हम I R पुट करते हैं, V के जगह पर हम I R पुट करते हैं तो I R और ये इधर आ जाएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, आपका इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये कैपिटल R लिख लेते हैं, कैपिटल R। तो ये आई आर इज इक्वल टू ई माइनस भी और R इज इक्वल टू ई माइनस भी बाई कैपिटल I। इस तरह से भी हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका आई आर इज इक्वल टू ई माइनस भी बाई R, ये आप लिख सकते हैं ई भी तथा आर के रूप में, ई भी तथा आर के रूप में हम इसको कर सकते हैं। इसी को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ध्यान से समझिए। आर इज इक्वल टू ई माइनस भी बाई आई है, तो हम चूंकि लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, आई का फॉर्मूला होता है भी बाई स्मॉल कैपिटल आर, तो आर इज इक्वल टू ई माइनस भी बाई आई की जगह पर अगर V बाई कैपिटल R पुट करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R और इंटू E माइनस V बाई V, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं R इज इक्वल टू कैपिटल R और इंटू ये आप लिख सकते हैं E बाई V और माइनस इसको कर देते हैं 1। तो ये आपका आप R E और V के रूप में, E भी तथा R के रूप में, E भी तथा R के रूप में आंतरिक प्रतिरोध हो गया, और ये आपका E भी तथा I के रूप में आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगर हमें सेल से बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हमें सेल से बाह्य परिपथ, सेल से बाह्य परिपथ का मतलब प्रतिरोध हम कर सकते हैं। बाह्य परिपथ का मतलब प्रतिरोध में प्राप्त धारा के लिए व्यंजक, प्रतिरोध में प्राप्त विद्युत धारा के लिए व्यंजक, विद्युत धारा के लिए व्यंजक। तो आप जैसे जानते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस लिख सकते हैं, I कैपिटल R लिख सकते हैं, I इंटू स्मॉल r। हम लोग पढ़े हैं
V इज इक्वल टू कैपिटल E माइनस आई स्मॉल r, और चूंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम के नियम से आप जानते हैं, तो V के जगह पर आई आर यूज करते हैं। आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, आई आर, और ये माइनस जब इधर आएगा तो आई इंटू आई प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू ई कर लेते हैं, दोनों में आई कॉमन है, तो r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू ई, या I इज इक्वल टू कैपिटल E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इस तरह से हमारा विद्युत धारा I इज इक्वल टू कैपिटल E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। चूंकि अगर I मैक्सिमम की बात करते हैं, यानी कि अधिकतम विद्युत धारा किसी भी चालक पदार्थ में कब प्रवाहित होगा, जब उसका बाह्य प्रतिरोध बहुत कम होगा। तो I मैक्सिमम की बात करेंगे तो कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर देते हैं, E बाई स्मॉल r हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, किसी भी चालक पदार्थ में जब मैक्सिमम विद्युत धारा प्रवाहित की बात करते हैं तो उसमें बाह्य प्रतिरोध को नेग्लेक्ट मान लेते हैं, तभी अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और अधिकतम विद्युत धारा के लिए जो फॉर्मूला होगा I मैक्सिमम इज इक्वल टू कैपिटल E बाई स्मॉल r होता है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझिएगा। कुछ न्यूमेरिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सबसे पहला न्यूमेरिकल की बात करते हैं, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। क्वेश्चन है, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0 तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। ध्यान से समझिएगा, 0.1 ओम है। यदि 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से, यदि 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ी गई है, तब उसका सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। जोड़ी गई है तो हम क्या करेंगे, सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, यदि 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ी गई है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले विद्युत वाहक बल कैपिटल E बराबर हम जानते हैं 2 वोल्ट दिया हुआ है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इज इक्वल टू 0.1 ओम दिया है, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R इज इक्वल टू आपका 3.9 ओम है। तो सेल का आकार है टर्मिनल विभवांतर V इज इक्वल टू ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से समझिएगा, V ज्ञात करने के लिए सबसे पहले I ज्ञात करते हैं। क्योंकि I बराबर हम लोग पढ़े हैं कैपिटल E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल E की जगह पर 2 रखते हैं और कैपिटल R की जगह पर 3.9 और प्लस 0.1, यानी कि 2 बाई, और इसको हम करते हैं तो आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 कर लेते हैं। तो I का वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। और चूंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R होता है, I की जगह पर 0.5 रखते हैं और कैपिटल R की जगह पर 3.9 रखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 45 का 5, 5 से 15
और 4 19 करते हैं तो 1 2 इस तरह से कर लेते हैं वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका न्यूमेरिकल बनाते हैं। फिर एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसको ट्राई करिएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा न्यूमेरिकल बनाने का। बहुत सारा न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले बेसिस है उसको हम बता दे रहे हैं, जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। किसी कार की संचायक बैटरी का, क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी कि कैपिटल E इज इक्वल टू 12 वोल्ट है यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इज इक्वल टू 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम विद्युत धारा I मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है। क्योंकि आप जानते हैं I मैक्सिमम इज इक्वल टू कैपिटल E बाई स्मॉल r। कैपिटल E के जगह पर 12 रखते हैं और r के जगह पर 0.4, ये पॉइंट काटेंगे तो 10, ये 4 3 या 12 यानी कि 30 एम्पियर। इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल बन जाता है। एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से न्यूमेरिकल हम बनाते हैं, इसको घर पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। E का वैल्यू लिखेंगे, स्मॉल r का वैल्यू निकालेंगे। I मैक्सिमम का हम जानते हैं फॉर्मूला, क्योंकि I मैक्सिमम इज इक्वल टू E बाई स्मॉल r। E के जगह पर 12 रखते हैं और r के जगह पर 0.4, अगर पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10 जाएगा। 4 3 12 और 3 दाम में 30। इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये सब जो है वो थ्योरी बेसिस न्यूमेरिकल है। यदि आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो थ्योरी आपके दिमाग में बैठ जाता है। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। 10 वोल्ट विद्युत वाहक वाली बैटरी, 10 वोल्ट विद्युत वाहक वाली बैटरी, 10 वोल्ट विद्युत वाहक वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है। किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। किसी प्रतिरोधक से क्या है? किसी प्रतिरोधक से संयोजित है यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो।
यदि परिपथ में विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर है, तो यदि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? यह हमारा सबसे इसमें एक क्वेश्चन हो गया। और जब बंद परिपथ है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? यदि बंद परिपथ है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? तो ध्यान से समझिएगा। हम लोग करते क्या है, सबसे पहले